जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। वे 17वीं सदी के सबसे विख्यात दार्शनिकों और राजनीतिक चिंतकों में से एक थे। जॉन लॉक को अनुभववादी कहा जाता है क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान अनुभवजन्य अवलोकन और अनुभव में स्थापित किया गया था। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। 1690 ईस्वी में उनका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। लॉक के इस ग्रंथ शासन पर 2 निबंध में राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति से लॉक सर्वाधिक प्रभावित थे, यानी सबसे अधिक प्रभाव उन पर किस घटना का पड़ा? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई इंग्लैंड में, उससे। ठीक है, यह क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति जो है, विश्व इतिहास की पहली राजनीतिक क्रांति थी जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को अपना राज सिंहासन गंवाना पड़ा। यह संसद और राजा के मध्य संघर्ष थी जिसमें संसद ने विजय प्राप्त की। इंग्लैंड की जनता अपने राजा से निराश होकर उसका विरोधी हो गई थी क्योंकि वह कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं देता था और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्हें ही नियुक्त करता था। उसने लंदन में अनेक कैथोलिक गिरजाघर भी स्थापित किए क्योंकि वह कैथोलिक धर्म का अनुयायी था और इंग्लैंड की अधिकांश जनता एंग्लिकन मत की थी और वे कैथोलिक धर्म के लोगों की तरफ अधिक लगाव भावना रखता था। इसी कारण इंग्लैंड की जनता राजा की विरोधी हो गई। जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा। यद्यपि अत्यंत प्राचीन काल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का एक महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु का स्थान बनाने का श्रेय उदारवादी दर्शन को प्राप्त है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों पर जितना ध्यान उदारवाद ने केंद्रित किया है, संभवतः उतना किसी भी अन्य विचारधारा ने नहीं किया। जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में निसंदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। उदारवाद के 2 रूप प्रचलित रहे हैं, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। पुरातन उदारवाद, जिसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन के द्वारा किया गया, राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई ही मानता है। उसे केवल एक प्रहरी वॉचमैन का ही रूप प्रदान करता है और राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है। लेकिन लॉक उदारवाद की नवीन धारा का प्रतिनिधित्व करता है और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन मानता है। लॉक उदारवादी इस बात में है कि वह शासन को व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानते हुए भी यह कभी नहीं भूला है कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो सके। उसके द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की संपूर्ण व्यूह रचना मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही की गई है। डनिंग के शब्दों में हॉब्स और पुफेनडॉर्फ के द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता को असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई है, लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर शासकीय सत्ता को सीमित करने में ही प्रयत्नशील रहा है। ए हैकर का भी कथन है कि जबकि सभी पूर्वगामी विचारकों ने राज्य को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न किए, लॉक प्रथम विचारक है जिसने राज्य संस्था को कमज़ोर बनाने
और उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रहे। डनिंग के शब्दों में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संप्रभु समाज के अधिकारों को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अधिकार अन्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों को सीमित करते थे। शक्ति का कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए लॉक ने शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी स्थिर कर दिया है। वह विधायिका और कार्यपालिका विभागों को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता था, क्योंकि उसका विचार था कि दोनों शक्तियों के एक ही स्थान पर केंद्रित होने से स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। राजनीतिक उदारवाद को उसकी एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है। उसका विचार है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसका कहना है कि एक ही राज्य में सबको इस बात की छूट होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो धर्म चाहे माने और चाहे जिस संप्रदाय का सदस्य रहे। वस्तुतः लॉक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना अधिक जागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मानवीय स्वतंत्रता के इस रक्षक को उदारवाद की आत्मा का नाम ठीक ही दिया गया है। इबनस्टीन के शब्दों में उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। जीवन तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ। लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए लॉक को ऑक्सफोर्ड भेज दिया गया और एमए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर उसकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में ही एक शिक्षक के पद पर हुई, परंतु यह कार्य उसके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ और उसने इसका परित्याग करके डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया। एक सुविख्यात डॉक्टर से 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उसने डॉक्टरी करना प्रारंभ किया। इस नाते उसका संबंध लॉर्ड एस्ले से हो गया, जो आगे चलकर अर्ल ऑफ सेफ्टसबरी बने। लॉक ने अगले 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ सेफ्टसबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में कार्य किया। इस रूप में उसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने और राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। लॉक जब केवल 10 वर्ष का था तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 8 वर्ष तक चलता रहा। इस गृह युद्ध में लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजा पक्ष का समर्थक और राज्य पक्ष का विरोधी था। इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई। स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1658 ईस्वी में क्रामवेल की मृत्यु होने पर निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में यह चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट हुआ। उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय 1685 से 88 जिनका काल रहा का पार्लियामेंट से पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ और इसका फल उसे ही भोगना पड़ा। अब पार्लियामेंट ने हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर राजा बनाया। राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के हस्तांतरण का यह परिवर्तन गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति ग्लोरियस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति के बाद इसके औचित्य और वैधानिकता पर बहुत कुछ राजनीति वाद विवाद हुआ। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष पश्चात प्रकाशित अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख 2 ट्रीटिसेस ऑन गवर्नमेंट में क्रांति का समर्थन किया और इसे सर्वथा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया।
लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पात्र था, अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया गया। अस्वस्थता के कारण उसने 1700 ईस्वी में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। लॉक की रचनाएं। लॉक की लगभग समस्त कृतियाँ उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद ही प्रकाशित हुई। उसका प्रथम लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 1690 और 1692 ईस्वी में उसका दूसरा और तीसरा पत्र, और उसकी मृत्यु के बाद इसी संबंध में उसका चौथा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करने के साथ ही इन पत्रों में उसने धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपनाने पर बल दिया है। 1690 ईस्वी में ही उसका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध टू ट्रीटिसेस ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। 1690 ईस्वी में ही उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुआ, जिसके कारण वह आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है। लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लॉक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उसने विभिन्न चरणों में किया है। मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लॉक ने सेफ्ट्सबरी के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में एवं अपने देश के निष्कासन का यातनामय जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आंखों से 1688 में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा था, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण जहाँ हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है, वहीं जॉन लॉक ने उसे यानी मनुष्य को सहयोगी तथा सामाजिक माना है। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक ने लिखा है कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से ना हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है, उसमें व्यवस्था भी है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई, अर्थात जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं वे सबके हैं, पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा तो मेरे हो गए। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, पर उसका विचार था कि यह समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है, क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन हैं, अतः किसी को भी
दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार की लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। लॉक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तथा उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है और डनिंग के शब्दों में यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है। यह अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। सामाजिक समझौता। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो यह व्यवहारिक है और न ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं हैं और इस अवस्था की कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी यह है कि इसमें कोई सुनिश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था की दूसरी कमी यह है कि इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था की तीसरी कमी निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव है और ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं। यद्यपि लॉक ने स्पष्टतया ऐसे दो समझौते का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा जिन्हें वह मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह से करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। परंतु लॉक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है और लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। इस समझौते में यह भी निश्चय किया जाता है कि यदि प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो मनुष्यों को अधिकार होगा कि वे उससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राज शक्ति छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को दे दे जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे। लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है।
समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित का ध्यान रखते हुए करेगा। समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती है और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। लॉक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है, अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में लॉक के समझौते के अनुसार हॉब्स के मत के विरुद्ध जनता को शासक अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि लॉक ने कहा है, समाज को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी के भी कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके, जो प्रजा के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के विरुद्ध कुप्रयत्न और कुचेष्टाएं करने की मूर्खता अथवा नीचता करे। जब कभी भी कोई उन्हें दासता की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे, उन्हें सदा यह अधिकार होगा कि वह अपने को उससे मुक्त कर सके, जो आत्मरक्षा के उस मौलिक, पवित्र एवं अपरिवर्तनीय नियम पर आक्रमण करते हैं जिनके हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए थे। समझौते की उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित रहती है तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। सरकार की कार्य तथा उसकी सीमाएं। लॉक के सामाजिक समझौते की एक विशेष बात यह है कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है उसे लॉक संविदा कहकर नहीं पुकारता, वरन वह उसे ट्रस्ट या धरोहर कहता है। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना और इस बात पर जोर देना चाहता था कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। इस प्रसंग में संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है और यह बात उसे मान्य न थी। हार्मोन के शब्दों में लॉक की इस ट्रस्ट की धारणा के अनुसार सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही है। इस संबंध में वाहन ने लिखा है कि संविदा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लॉक न केवल सरकार के ऊपर जन नियंत्रण की व्यवस्था करता है, वरन एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है, वह है अनुभव के आधार पर उस नियंत्रण का दिन प्रतिदिन प्रसरण। ट्रस्ट की स्थापना समाज के द्वारा अपने हित के लिए की गई है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को भंग कर दे। जहाँ तक सरकार के कार्यों और ट्रस्ट द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाओं का संबंध है, इस संबंध में लॉक का कथन है, मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है।
यहाँ पर लॉक के द्वारा संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और उसकी संपत्ति की धारणा के अंतर्गत संपत्ति के अतिरिक्त जीवन तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। उनका प्रथम कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है, अर्थात प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्यवस्थाएं प्रस्तुत करना है। यह कार्य सरकार के व्यवस्थापक अंग का है। सरकार का दूसरा कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना है जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। इसे हम सरकार का न्यायिक कार्य कह सकते हैं। सरकार का तीसरा कार्य है दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्यों से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें सरकार के कार्यपालिका कार्य कहा जा सकता है। लॉक का कथन है कि इन तीनों कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं को उनकी व्याख्या का अधिकार देना बुद्धिहीनता है। इसलिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को तो एक दूसरे से पृथक ही रखा जाना चाहिए। यद्यपि न्यायिक तथा कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद है तथा लॉक ये दोनों ही कार्य एक अंग को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। हार्मोनी संबंध में लिखते हैं, लॉक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के अधीन माना जाता था, अतः लॉक इसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बताता। निसंदेह वह पृथक तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु न्यायपालिका के पृथक्करण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। इस प्रकार लॉक शक्ति विभाजन की प्रस्तावना करता है, परंतु उसने इस सिद्धांत की रचना उतनी सुनिश्चित रूप से नहीं की जितनी कि मॉन्टेस्क्यू ने की। लॉक के राज्य की विशेषताएं। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर लॉक के राज्य की विशेषताओं का ध्यान इन रूपों में किया जा सकता है। राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। आदर्शवादी विचारकों के समान लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। राज्य का आधार है जन सहमति। लॉक की राज्य संबंधी विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर हुई है। इसके अतिरिक्त लॉक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर ही टिका हुआ है। लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित है और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है। किंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाए, तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। सीमित सत्ता वाला राज्य। लॉक के राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त है, निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं। स्वयं लॉक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियाँ ही प्राप्त है, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त किए गए हैं, उसे संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कहकर नहीं पुकारता,
वरन वह उसे ट्रस्ट कहता है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित है और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। सरकार की शक्ति पर सबसे प्रमुख सीमा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की है, जिनके विरुद्ध राज्य के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। लॉक शासन की सीमित सत्ता पर अधिक बल देता है और इसकी रचना शासन पर 2 निबंध 2 ट्रीटिसेस ऑन गवर्नमेंट में कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संभवतः लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ही शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। संवैधानिक राज्य। लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासक तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लॉक ने स्पष्ट किया है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि लॉक शासन के द्वारा स्वविवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन उसका कथन है कि ये शक्तियाँ विधि के शासन की पूरक ही है, विकल्प नहीं। अतः शासक के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपवाद रूप में और विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। कार्यों की दृष्टि से लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं। अपने लेटर्स ऑन टॉलरेशन में उसके द्वारा स्पष्टतया इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और न ही उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। संक्षेप में लॉक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जनसहमति पर आधारित राज्य है। क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार, राइट ऑफ रिवॉल्यूशन और रेजिस्टेंस। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण लोकहित के कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः राज्य की शासन की शक्ति सीमित है तथा उसे एक न्यासी ट्रस्टी के रूप में ही यह शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य तथा शासन की यह शक्ति जन सहमति पर आधारित है। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि यदि शासन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे अथवा यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे तो ऐसी स्थिति में जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार प्राप्त है। जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर शासन में इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है या उसे आपदस्थ भी कर सकती है। उसके अनुसार जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका यानी सरकार उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटा दे या बदल दे। लॉक का विचार है कि समाज का स्थान सरकार से ऊपर होने के कारण सरकार के भंग होने पर भी समाज ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार सरकार की पदच्युति सामाजिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनती। लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर 2 सीमाएं अवश्य ही लगाता है। प्रथम, क्रांति तभी की जानी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो और शासक वर्ग के अत्याचार ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सहन करना संभव न हो। द्वितीय, क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज के बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, अल्पमत द्वारा नहीं। क्रांति के अधिकार पर लगाई गई ये सीमाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और इन सीमाओं के कारण क्रांति के अधिकार के दुरुपयोग की आशंकाएं बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार की सीमाएं बदलाने के बावजूद लॉक ने जनता के विद्रोह और क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक बल दिया है कि उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने शासन विषयक सिद्धांत का नहीं वरन क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके इस सिद्धांत का अमेरिकी स्वतंत्र सेनानी जेफरसन तथा अन्य राजनीतिज्ञों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी आधार पर उसे क्रांतियों का दार्शनिक, फिलोसोफर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। यह तथ्य है कि लॉक ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया था।
सरकार के रूप में लॉक ने सरकार के रूपों का उल्लेख संक्षेप में किया है। वास्तव में वह सरकार के रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है जिन पर सरकार आधारित हो। जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है, तब तक लॉक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सरकार उचित है। तो भी वह सरकार के 3 विभिन्न रूपों का उल्लेख करता है। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने ही हाथों में रखता है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए ही कुछ अधिकारों की नियुक्ति करता है, तो वह सरकार जनतंत्रवादी है। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप देता है, तो वह सरकार वर्गतंत्री यानी कि ओलिगार्किक होती है। और यदि व्यवस्थापक शक्ति एक व्यक्ति को दे दी जाती है, तो वह राजतंत्र होती है। लॉक सामान्यतया जनतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि उसका विचार है कि जनता की इच्छा का सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में पालन जनतंत्र में ही संभव है। परंतु वह कोई गणतंत्रवादी नहीं था। उसका विश्वास था कि संवैधानिक राजतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है। संवैधानिक राजतंत्र से उसका आशय है राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला राजा हो, किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम नियंत्रण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में लगभग ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति। राजनीतिक दर्शन में सामान्यतया लॉक को हॉब्स और रूसो के साथ एक समझौतावादी विचारक कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यदि उसके दर्शन का गहराई के साथ अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें समझौता सिद्धांत की अपेक्षा प्राकृतिक कानून तथा प्राकृतिक अधिकार की धारणा तथा इनकी सर्वोच्चता को अधिक महत्व दिया गया है। संभवतः लॉक ने समझौता सिद्धांत की समस्त विवेचना ही प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की सर्वोच्चता प्रस्थापित करने के लिए की है। इस संबंध में बारकर लिखते हैं कि हम सामान्यतया लॉक के संबंध में सामाजिक समझौते के प्रतिपादक के रूप में विचार करने के अभ्यस्त हैं, लेकिन अधिक उचित यह होगा कि हमारे द्वारा उसके संबंध में प्राकृतिक कानून की संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में विचार किया जाए। लॉक के द्वारा अपने समझौता सिद्धांत में जिस प्राकृतिक अवस्था को उल्लेख किया गया है, उसकी विशेषता ही यह है कि उसमें प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है। प्राकृतिक अवस्था में यह प्राकृतिक नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। प्राकृतिक कानून से भी अधिक प्रमुख रूप में लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया गया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अधिकार विहीन अवस्था नहीं थी, वरन प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों का उपभोग समान रूप से किया जाता था। जीवन के अधिकार की विवेचना करते हुए लॉक कहता है कि अपना जीवन सबको प्रिय है और उसे सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति न तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और न ही वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंत का अधिकार सौंप सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार से लॉक का आशय है कि अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता, केवल प्राकृतिक कानून के अधीन होता है। लॉक की स्वतंत्रता की धारणा में ही समानता भी निहित होती है और असमानता से लॉक का तात्पर्य स्वाधीनता की समानता से है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में लॉक के द्वारा संपत्ति के अधिकार का ही विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। संपत्ति के अधिकार की धारणा का प्रयोग वह व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों में करता है। व्यापक अर्थ में संपत्ति से उसका तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से है और संकुचित अर्थ में संपत्ति के अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत संपत्ति के अर्थ में किया गया है। निजी संपत्ति के संबंध में उसका प्रारंभ बिंदु उसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था
कि उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो वह ले ले। लॉक के शब्दों में, उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्यों को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वे जीवन का प्रयोग अधिक लाभ तथा सुविधा के लिए कर सके। यद्यपि संसार में उत्पन्न होने वाले फल और पशु मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं और किसी भी व्यक्ति का उन पर एकाकी निजी अधिकार नहीं होता, तथापि प्रकृति की जिन वस्तुओं को वह अलग कर देता है और जिनके साथ वह निजी वस्तु श्रम का सम्मिश्रण कर देता है, तो वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती हैं। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य है कि प्रकृति की देन में अपना श्रम लगाकर व्यक्ति जो वस्तु निर्मित कर लेता है वह उसकी अपनी हो जाती है। लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था के ये प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही राज्य में लाते हैं, इसलिए ये अपहरणीय है। समाज तथा सरकार के लिए व्यक्ति के इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। लॉक के विचार को स्पष्ट करते हुए एंड्रयू हैकर ने लिखा है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। वे उसके जन्म से ही अपरिवर्तनीय हैं और व्यक्ति के द्वारा इन्हें जीवन पर्यंत अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा व्यक्ति के इन अधिकारों को स्वीकार करना कभी भी न्यायसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं समाज का अस्तित्व ही उनकी रक्षा करने के लिए है। इन अधिकारों को तो केवल उस सीमा तक विनियमित रेगुलेटेड किया जा सकता है जिस सीमा तक उनकी रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। लॉक प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के प्रति इतना अधिक भक्त है कि उसके अनुसार यदि राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों को भंग करती है तो जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है। लॉक ने अपनी इस धारणा के आधार पर ही 1688 की इंग्लैंड की क्रांति को न्यायोचित सिद्ध किया है। आलोचना। लॉक की प्राकृतिक अधिकार की धारणा इस सिद्धांत के एकदम विपरीत है कि अधिकारों का स्रोत समाज है और उसके उपभोग तथा संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की धारणा आज अस्वीकृत हो चुकी है। जन्मजात के रूप में तो व्यक्ति को अंतर्निहित शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं, अधिकार नहीं। अधिकार तो जीवन की उन स्थितियों को कहते हैं जो मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक हो, समाज द्वारा जिन्हें मान्यता प्रदान की गई हो और राज्य द्वारा लागू किया जाता हो। वास्तव में समस्त अधिकार समाज और राज्य की देन होते हैं और इस संबंध में ग्रीन ठीक ही कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वयं में ही एक विरोधाभास है। लॉक का निजी संपत्ति संबंधी विचार भी अस्पष्टता और असंगतता से पूर्ण है। यदि यह सच है कि जिस वस्तु में मनुष्य अपना श्रम मिला देता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक पूंजीपति के पास जो असीम संपत्ति है वह उसका अपना अधिकार है। इस प्रकार तो हमें समाजवाद को ठुकराना होगा। इस प्रकार की आलोचना के बावजूद यह मानना ही होगा कि प्राकृतिक कानून और विशेषतया प्राकृतिक अधिकार की धारणा राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। वर्तमान समय की मौलिक अधिकार की धारणा अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक अधिकार के इस सिद्धांत पर ही आधारित है। लॉक की व्यक्तिवादिता। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। उसके संबंध में प्रोफेसर वाहन का कथन है कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज़ का आधार व्यक्ति है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। लॉक के दर्शन में केवल सर्वजनहित के लिए राज्य को शक्ति प्रयोग का अधिकार है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य स्वयं अपना साध्य नहीं है, उसका अस्तित्व जनता के लिए है। लॉक बार बार इस बात का आग्रह करता है कि शासन का एकमात्र ध्येय समाज का हित है और व्यक्तिगत रूप में नागरिकों के हित से भिन्न राज्य के किन्हीं कल्पित या रहस्यमयी हितों की बात करना नितांत गलत है। राज्य तो वस्तुतः एक ऐसा यंत्र है जिसे मनुष्य ने केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। लॉक, हॉब्स तथा फिल्मर, जिन्होंने कि निरंकुश राज्य की सत्ता का प्रतिपादन किया था,
का तीव्र विरोधी थे। वह तो एक व्यक्तिवादी था और उसकी दर्शन प्रणाली का केंद्र है व्यक्ति तथा उसके अधिकार। लॉक के विचारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढ निकालना था। उसके संपूर्ण विचार दर्शन का केंद्र व्यक्ति ही है। व्यक्ति की ही इच्छा में समाज और राज्य का जन्म हुआ है। राज्य के अधिकार बहुत अधिक सीमित रखे गए हैं और इन अधिकारों का दुरुपयोग होने पर व्यक्तियों को राज्य के विरोध का अधिकार दिया गया है। सब व्यक्ति यदि सहमत हो सके तो राज्य को भी भंग किया जा सकता है। व्यक्तियों को राज्य के विरोध या क्रांति का यह अधिकार केवल असाधारण अवसरों के लिए ही नहीं दिया गया है, वरन उसे यह भी अधिकार है कि सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को प्राकृतिक कानूनों की कसौटी पर जांचे और उनके प्रतिकूल हो तो उन्हें न माने। कोई कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। इस दशा में व्यक्ति यदि चाहे तो सरकार के प्रत्येक निर्णय को प्राकृतिक कानून के विरुद्ध बताकर उसे मानने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार लॉक ने व्यक्ति स्वतंत्रता की वेदी पर राज्य की स्थिरता और दृढ़ता का बलिदान कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लॉक ने अनवरत विद्रोह का मार्ग खोल दिया है। लॉक के समझौते में कानून निर्माण और दंड व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार सामाजिक समझौते के बाद भी जनता ने अपने पास ही रख छोड़े हैं। ये अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त और प्राकृतिक नियमों से रक्षित है। इस प्रकार लॉक के दर्शन में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। लॉक ने ऐसी बात नहीं की है जिससे हॉब्स के जैसी किसी संप्रभुता सत्ता की सृष्टि होती है। लॉक ने न केवल संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही किया वरन अपने राज्य को संप्रभु राज्य नहीं माना। मैक्सी के शब्दों में उसका कार्य राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। वह यानी लॉक शासकों को समाज का प्रतिनिधि मात्र बताता है जिन्हें केवल इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं जितनी समाज ने व्यक्तियों को दी है। लॉक के दर्शन में राज्य एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी से अधिक और कुछ नहीं है। वस्तुतः हॉब्स का दर्शन अधिकार समर्पण का दर्शन है, लॉक का दर्शन अधिकार रक्षण का। शक्ति का कोई दुरुपयोग ना करे इसके लिए लॉक ने शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी स्थिर कर दिया है। वह विधायी और कार्यपालिका विभागों को एवं विधायी तथा न्यायपालिका विभागों को सर्वथा अलग अलग रखना चाहता है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। धर्म के संबंध में उसकी विचारधारा व्यक्तिवादिता से पूर्ण है क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। लॉक हॉब्स की अपेक्षा कहीं अधिक उग्र व्यक्तिवादी है। हॉब्स के विचारों से तो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद की ध्वनि मात्र निकलती है और इसके विचार व्यक्ति को अधिकारों के विरोधी एवं निरंकुश राजसत्ता के समर्थक है, परंतु लॉक प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवादी है और व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण तथा राज्य का सीमित नियंत्रण उस राज दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में वेपर ने लिखा है, लॉक की वाणी एक महान परंपरा के बारे में अंतिम महान वाणी तथा दूसरी महान परंपरा के बारे में प्रथम महान वाणी थी। वह प्राचीन परंपरा जिसका कि वह अंतिम प्रतिनिधि था मध्यकालीन परंपरा है तथा वह नवीन परंपरा जिसका कि वह प्रथम प्रवक्ता है व्यक्तिवाद की परंपरा है। बार्कर के अनुसार लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। उसमें यह प्यूरिटन अनुभूति थी कि आत्मा को परमात्मा के साथ अपने संबंध निश्चित करने का अधिकार है। उसमें यह प्यूरिटन सहज बुद्धि थी कि वह राज्य की सीमा निश्चित करते हुए उसे यह कह सके कि उसका कार्यक्षेत्र यहाँ तक है, वह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। डनिंग ने भी उसके व्यक्तिवादी विचारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया है। लॉक की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक।
लॉक के दर्शन की प्रमुख रूप से जिन आधारों पर आलोचना की गई है वे इस प्रकार है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भ्रमपूर्ण। लॉक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण नितांत भ्रमपूर्ण और हॉब्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टिकोणों से यह अमान्य है। प्रारंभिक जन समुदाय कभी भी इतना शांत, सामाजिक और नैतिक नहीं रहा जितना कि लॉक के द्वारा समझा गया है। लॉक के समान प्राकृतिक अवस्था को आदर्श नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसी ही आदर्श थी जैसा कि लॉक के द्वारा उसका वर्णन किया गया है, तो फिर राज्य के निर्माण की आवश्यकता ही क्या थी। राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं। लॉक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य और समाज का संबंध व्यक्तियों के नैतिक विकास से ना होकर उनके भौतिक विकास से ही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण न तो सही है और न ही वांछनीय। लॉक के विचारधारा की तीसरी आलोचना, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा त्रुटिपूर्ण। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जो प्रतिपादन किया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेबाइन का कहना है कि इस बात का कोई अनुभूति सिद्ध प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से अलग भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इस संबंध में एक अन्य बात यह है कि स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक ने जो बल दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अधिकार निरपेक्ष हो, किंतु अधिकारों की इस निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह लॉक की इस धारणा से भी मेल नहीं खाती कि व्यवस्था अंग को समाज में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। संपत्ति संबंधी विचार असंगतपूर्ण। लॉक के संपत्ति संबंधी विचार भी असंगतियों से पूर्ण है। यह तो एक ऐसी दुधारी तलवार की भांति है जिससे निर्धन वर्गों के स्वार्थ का हनन भी हो सकता है और पोषण भी। उसका तात्कालिक उपयोग तो पूंजीपतियों और जमींदारों के स्वार्थ साधन में हुआ। बड़े बड़े भूस्वामियों ने इतनी जमीन हमने घेर ली है, उसके स्थान हमने अपना श्रम मिश्रित किया है, अतः यह हमारी है, ऐसा कहकर अपनी अपनी जमींदारियां बना ली और किसानों को बेदखल करके वहां भेड़ बकरी चराने की चारागाहें बना डाली। इस प्रकार सर्वसाधारण के हितों का हनन हुआ। 19वीं सदी में इस श्रम सिद्धांत का आश्रय लेकर कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का समर्थन किया और धनिकों की संपत्ति को चोरी का परिणाम घोषित किया। निरंतर क्रांति की आशंका। लॉक ने कहा है कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करके सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनता को ही सरकार के कार्यों की जांच करने का अधिकार दे दिया है। ऐसी स्थिति में लॉक का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाता है और सरकार के पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन नहीं रहते। राजसत्ता विभाजित नहीं होती। लॉक के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि राजसत्ता व्यक्तियों तथा राजा में बटी हुई है, किंतु वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती। वैधानिक राजसत्ता को महत्व नहीं। लॉक के दर्शन की एक गंभीर त्रुटि यह है कि लॉक ने वैधानिक राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने ठीक ही लिखा है। हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए वैधानिक राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लॉक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है पर वैधानिक राजसत्ता को मान्यता नहीं दी। लॉक यह देखने में भी असफल रहा है कि क्रांति चाहे कितनी ही वांछनीय हो कभी भी वैध नहीं होती। इसके अतिरिक्त लॉक प्रभुसत्ता की प्रकृति अथवा स्थिति को भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। अब आप लोग जानेंगे लॉक का राजनीतिक चिंतन में क्या भूमिका रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लॉक का अनुदाय और प्रभाव। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में लॉक के विचारों का स्थायी महत्व है। यद्यपि लॉक के विचारों में हॉब्स की प्रखर तर्क शक्ति या प्लेटो जैसी भावनाओं की उन्मुक्त उड़ान नहीं है, फिर भी राजदर्शन को उसके अनुदाय निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। यद्यपि लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत
वर्तमान समय में अस्वीकृत किया जा चुका है। तथापि हम प्रोफेसर डनिंग के इस कथन को स्वीकार कर सकते हैं कि यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। उसने अपने सिद्धांत के बल पर जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों को यथार्थ जीवित मनुष्य के साकार विशेषाधिकार बना दिया और शासन की निरंकुशता पर स्थायी रुकावटें लगा दी। वैधानिक शासन का प्रतिपादन लॉक की एक अन्य देन है। वैधानिक शासन की धारणा लॉक सीमित शक्तियों वाले और शासित वर्ग की इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारकों में से है। उसके यानी लॉक के द्वारा किया गया राज्य और सरकार में अंतर भी वैधानिक शासन की दिशा में ही एक कदम है। मैक्सी के शब्दों में लॉक से पूर्व किसी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी। यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध तथा निराधार होता है। इससे पहले प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से बहुमत द्वारा शासन संचालन की आवश्यकता और संभावना को इतने विश्वासदायक व प्रबल रूप में किसी अन्य व्यक्ति ने अभिव्यक्त नहीं किया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का दिशा निर्देश उसकी एक अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण देन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। यद्यपि लॉक ने इस सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की है और इस कार्य का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को ही प्राप्त है, लेकिन लॉक ने ही सर्वप्रथम इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य के साधन के रूप में शक्ति पृथक्करण को अपनाया जाना चाहिए। वस्तुतः लॉक ने व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों पर विचार किया है। व्यक्तिवाद का पथ प्रदर्शक लॉक व्यक्तिवाद का भी पथ प्रदर्शक है। उसने राज्यों को साध्य नहीं वरन साधन के रूप में चित्रित किया है और बताया है कि वह व्यक्ति के हित के लिए बना है। यदि राज्य जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता शासन में परिवर्तन कर सकती है। लॉक के ये विचार आधुनिक व्यक्तिवाद के आधार बने। उपयोगितावाद की प्रेरणा उपयोगितावाद का मूल दर्शन भी लॉक की एक विशिष्ट देन है। लॉक का विचार है कि मानव के सभी कार्य सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण के लिए होते हैं और नैतिक सिद्धांतों का पालन भी सुख प्राप्ति के लिए होता है। राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम उसने ही सामान्य आनंद की बातें कही है और उसके इन विचारों ने बेंथम को प्रभावित और प्रेरित किया है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन कर वर्तमान समय के धर्मनिरपेक्ष राज्य का पथ प्रशस्त किया। इस दृष्टि से उसकी विचारधारा अत्यधिक प्रगतिशील है। लॉक के अनुदाय तो महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक दर्शन पर उसका प्रभाव भी भारी पड़ा है। लॉक के जीवन काल में भी उसकी धारणाओं का बहुत सम्मान था और उसके विचार 2 शताब्दियों तक न केवल यूरोप वरन अमेरिका के भी मानसिक जगत पर आच्छादित रहे। इंग्लैंड में उसके विचारों ने विक्स मनोवैज्ञानिक सुखवादियों, हेडोनिस्ट तथा उपयोगितावादियों के लिए आधार का कार्य किया। फ्रांस में भी उसके दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा। वॉल्टेयर तथा अन्य विचारकों ने लॉक के सिद्धांतों के आधार पर निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की, परंतु लॉक का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका में हुआ। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा लॉक की ट्रीटाइज के रूप में वाक्य विन्यास तथा तत्व के दृष्टिकोण के इतने समीप है कि जेफरसन पर लॉक की नकल करने का आरोप लगाया गया था। वस्तुतः लॉक के ग्रंथों के द्वारा अमेरिकी क्रांति की पाठ्य पुस्तक का कार्य किया गया। लॉक के प्रभाव की आलोचना करते हुए बार्कर ने लिखा है कि लॉक के राजनीतिक दर्शन ने केवल इंग्लैंड को ही प्रभावित नहीं किया, वह फ्रांस में प्रविष्ट हुआ, रूसों के माध्यम से फ्रेंच राज्य क्रांति में आया, वह उत्तरी अमेरिका की बस्तियों से प्रविष्ट हुआ और सैमुअल एडम्स तथा थॉमस जेफरसन के माध्यम से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका समावेश हुआ।